इमेजिन करो एक दिन आप सोकर उठो और अचानक आपके शहर को एक ऐसा घना कोहरा घेर ले जिसके अंदर जाने से इतनी दर्दनाक मौत होती है जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल है। 150 साल पहले भी इसी कोहरे की चपेट में आकर 6 लोगों की बेहद दर्दनाक मौत हुई थी और इस बार ये कोहरा पूरे टाउन को घेर कर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इसकी वजह से शहर के जो लोग कोहरा फैलने से पहले मॉल या फिर दुकानों पर गए थे वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर फंस गए हैं। और सबसे खौफनाक बात ये है कि किसी को भी नहीं पता कि उन्हें इस खौफ के कोहरे से आजादी कब मिलेगी। इन्हीं लोगों में एलेक्स नाम की एक लड़की भी होती है जो कोहरे की वजह से अपनी माँ ई और सैकड़ों सर्वाइवर के साथ एक मॉल के अंदर फंस गई थी जहाँ के भी कई सेक्शन में अब तक कोहरा भर चुका होता है और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस कोहरे से राहत मिले। अब एक समय पर जब एलेक्स एक कमरे में कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो अचानक उसे कोई कमरे के अंदर बंद करके बाहर से पेट्रोल डालने लगता है और कमरे में आग लगा देता है। ये बेरहम काम शायद मॉल के अंदर ही रहने वाली एक सर्वाइवर शैली का था, मगर उसने ऐसा क्यों करा वो जानने के लिए आपको इस कहानी के पहले पार्ट को देखना पड़ेगा। ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अभी पूरा दरवाजा आग के लपटों में गिर जाता है, इसीलिए एलेक्स डर कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और तभी आग के बीच से बाहर से एक लड़के की आवाज आती है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जे था जिसके ऊपर वैसे तो इल्जाम था कि उसने एलेक्स के साथ गलत हरकत करी है, मगर पिछले पार्ट में हम लोग जान चुके थे कि वो तो पूरी तरह से निर्दोष है। अभी जे दरवाजा खोलकर अंदर आता है और अपनी जान जोखिम में डालकर एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसने अपने हाथ को गीले तौलिए से लपेट रखा था और अंदर आते ही फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा दिया था। मगर एलेक्स के सेफली बाहर आने के बाद वो जे का शुक्रिया करने की जगह जे पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये आग भी जे ने लगाई थी ताकि बाद में वो एलेक्स को बचाकर उससे हमदर्दी का नाटक कर सके। तब जे इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो बस उधर से गुजर रहा था और अभी वो एलेक्स को बताने की भी कोशिश करता है कि ना तो उसने उस पार्टी में एलेक्स को छुआ था और ना ही उसके साथ कोई गलत हरकत करी थी। इवन अभी भी एलेक्स को बचाते हुए जे के हाथ जल चुके थे जो देखकर एलेक्स को भी थोड़ा सा बुरा लगता है और वो जे को उसके हाथ पर पट्टी बांधने का ऑफर देती है। फिर ऐसा करने के बाद एलेक्स जे के साथ घूम ही रही थी कि तभी अचानक उन दोनों को साथ में देखकर ईव का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जे को एलेक्स से दूर रहने की धमकी भी देने लगती है क्योंकि वो भी जे को एलेक्स का गुनहगार मानती थी। ये बात सुनने के बाद जे वहाँ पर से गुस्से में चला जाता है और एलेक्सी को समझाने लगती है कि जे ने शायद उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करी थी। इसी बीच मॉल के बाकी सारे सर्वाइवर को एक बहुत ही हिला देने वाली खबर मिलती है जो ये थी कि मॉल के सर्वाइवर के पास अब सिर्फ 3 दिन का खाना बचा था, जिसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी बाहर की तरफ से एक आदमी अचानक कुछ पर्ची लेकर आता है जिस पर लिखा था कि लोकल गार्ड उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ समय में आने वाले हैं, जो देखने के बाद सब लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मॉल का मैनेजर इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि ये पर्ची ने खुद प्रिंट करे थे ताकि वो लोगों को जिंदा रहने की उम्मीद दे सके। वहीं दूसरी तरफ ईव फिलहाल के लिए एलेक्स को जे से दूर रहने की सलाह दे रही थी, मगर अब तक एलेक्स को भरोसा हो चुका था कि जे ने उसके साथ कुछ भी नहीं करा है, इसीलिए वो ईव की बात को नहीं सुनती और जे से बात करना कंटिन्यू रखती है। इस सब की वजह से ईव को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एक ऐसी हरकत कर बैठती है जो सच में बिल्कुल भी सही नहीं था। उसने जे को धोखे से स्टोर रूम की तरफ बुलाकर स्टोर रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था ताकि वो उसकी बेटी के करीब ना आ सके और अभी जे को भी वहाँ पर बचाने आने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी के थोड़ी देर बाद जब एलेक्स को पता चलता है कि जे गायब हो चुका है तो उसे ढूंढते हुए मॉल के सेंटर में पहुंचती है, पर वहां पर जाते ही सब लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूरना शुरू कर देते हैं। असल में जैसे कि सभी लोगों का खाना खत्म हो रहा था तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे और इसी बात का फायदा उठाकर शैली ने अपना बदला पूरा करने के लिए लोगों को ये कह दिया था कि एलेक्स को उस कोहरे से कोई ना कोई लेना देना तो जरूर है। इसी वजह से कोहरे के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी काले साय ने उसको कुछ भी नहीं करा। कुल मिलाकर शैली लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि एलेक्स ही असली विलन है, जो बात वैसे तो पूरी तरह से बेतुकी थी लेकिन डर के मारे लोग इस बात पर भी बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं। मगर किस्मत से मॉल के मैनेजर को शैली की इस चाल के बारे में सब कुछ समझ में आ रहा था, जिसकी वजह से जैसे ही भीड़ एलेक्स के ऊपर भड़कने वाली होती है मैनेजर बीच में आकर उसको बचा लेता है। इस समय तक वो समझ गया था कि वो शैली को लोगों के दिमाग के साथ नहीं खेलने दे सकता, नहीं तो मॉल में जल्दी ही लाशों का ढेर लग जाएगा। इसी बारे में सोचते हुए रात होते ही मैनेजर शैली को अकेले में बात करने के लिए उसके ऑफिस में आने के लिए कहता है और शैली के वहाँ पर पहुँचने पर वो शैली को साफ धमकी देता है कि अगर उसने एलेक्स के खिलाफ ये हरकत बंद नहीं करी तो वो सबके सामने उसकी आग लगाने वाली करतूत का भांडा फोड़ देगा। इसका मतलब कि सच में वो आग शैली ने ही लगाई थी, लेकिन शैली पर इस धमकी का बिल्कुल भी असर नहीं होता और वो उल्टा मैनेजर से कहती है कि उसे पता है कि मैनेजर ने मॉल का खाना कहाँ पर छुपा कर रखा है।
ये बात सुनते ही मैनेजर के होश उड़ जाते हैं और वो सफाई देता है कि उसने खाना सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि मुसीबत के वक्त वो खाना सबकी भलाई के लिए काम में आ सके। लेकिन शैली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो चेतावनी देती है कि अगर उसने वापस से शैली के बीच में आने की कोशिश करी तो वो सबको उसके खाना चुराने के बारे में सच बता देगी। इतना बोलने के बाद शैली जैसे ही वहाँ पर से जाने के लिए मुड़ती है तो मैनेजर बिना सोचे समझे जमीन पर रखा एक भारी लैंप उठाकर पूरी ताकत से शैली के सर पर दे मारता है, जिससे शैली की मौके पर ही मौत हो गई थी। तभी अचानक वहाँ किसी के आने की आवाज होती है, जिससे डरकर मैनेजर सबके सामने ऐसा नाटक करने लगता है और मैनेजर ने एलेक्स को उसको जान से मारते हुए देखा था। ये सुनते ही सभी लोग गुस्से में ईव और एलेक्स के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से भड़क जाते हैं, जिस दौरान वो ईव के सामने ईव और एलेक्स को मॉल से बाहर निकालने की बात भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ईव के पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वो एलेक्स को निर्दोष साबित कर सके। इसकी वजह से ईव जान जाती है कि अब उन लोगों का इस मॉल में रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो फौरन एलेक्स को लेकर चुपचाप मॉल से भागने का फैसला करती है। लेकिन अभी वो दोनों जैसे तैसे मॉल के एग्जिट के पास पहुंचे ही थे कि तभी उनके सामने उनके जिंदा रहने की एक बहुत ही बड़ी उम्मीद पहुंच जाती है। वहाँ पर एलेक्स का गेट जैसा सबसे पक्का दोस्त एटियन पहुंच चुका था, जिसे देखकर एलेक्स उसके गले लग जाती है और सवाल करती है कि वो यहाँ पर पहुंचा कैसे। और वैसे एटियन यहाँ पर 10 मिनट से भी पहले पहुंच चुका था, लेकिन उस समय पर उसके साथ मिया और साथ ही ब्रायन भी थे, जो अपने क्रिमिनल होने के कारण डायरेक्ट मॉल के अंदर नहीं आना चाहते थे। इसी वजह से वो पिछले वाले दरवाजे से चुपके से अंदर आने का फैसला करते हैं, लेकिन एटियन उन दोनों को बाहर रहने के लिए ही बोलकर चकमा देके अकेले ही अंदर आ जाता है। इस समय तक वो मॉल की ही एक शॉप में खड़ा होकर काफी देर से झूठी बातों की रिहर्सल कर रहा था, ताकि जब वो एलेक्स और ईव से बात करे तो उन्हें उसकी किसी भी बात के ऊपर शक ना हो। मगर उस समय तक एटियन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात एलेक्स और उसकी माँ से इतनी जल्दी हो जाएगी। अभी एलेक्स उससे अपने पिता केविन के बारे में भी पूछती है, जिस पर एटियन झूठे आंसू बहाकर एक दर्दनाक कहानी सुनाने लगता है कि कैसे केविन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि केविन ने उसे खुद शूट करके मरने के लिए छोड़ दिया था। तब अपने पिता की मौत की खबर सुनते ही एलेक्स जमीन पर ढेर हो जाती है और ईव को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि केविन इस दुनिया में नहीं रहा। उतने में ही एलेक्स और ईव को कॉरिडोर की तरफ से मॉल के लोगों के यहाँ पर आने की आवाज सुनाई देती है, जो भीड़ मैनेजर के साथ मिलकर एलेक्स और ईव को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और इसी वजह से फिलहाल के लिए ईव एलेक्स और एड्रियन को लेकर पास की एक दुकान के अंदर छुप जाती है। वहाँ पर एड्रियन उन्हें बताता है कि उसकी गाड़ी पीछे वाले दरवाजे पर पार्क खड़ी है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर से भाग सकते हैं। और तब ईव को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। लेकिन अभी जैसे ही वो तीनों दुकान के दरवाजे के बाहर पहुँचते हैं, तभी सामने से मैनेजर और बाकी लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं, जो देखकर ईव एड्रियन और एलेक्स को वहाँ पर से भागने के लिए कहती है और खुद अपने पास मौजूद बंदूक से उन्हें कवर देने की कोशिश करती है। मगर इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड चालाकी से ईव के हाथ से बंदूक को छीन लेता है, जिसके तुरंत बाद ही मैनेजर ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ के उसे जमीन पर बिछा दिया था। जिसके अगले ही पल मैनेजर के साथ मौजूद कुछ लोग एलेक्स और साथ ही एटियन को भी पकड़ लेते हैं। तो मैनेजर को जे के गायब होने के बारे में भी याद आता है, और जैसा कि उसे गायब हुए काफी घंटे बीत चुके थे, तो सबको लग रहा था कि उसको गायब करने के पीछे भी एलेक्स का ही हाथ होगा। तब हालात को अपने काबू से बाहर जाता हुआ देखकर ईव आखिरकार सच्चाई बताती है कि जे को उसने स्टोर रूम में बंद कर दिया था ताकि वो एलेक्स के साथ ना रह सके। और अभी इस बात को सुनने के बाद मैनेजर उन दोनों माँ बेटी को घसीटते हुए सीधा अंधेरे रूम में बंद कर देता है, जहाँ पर पहले से जे भी फंसा हुआ था, और साथ के साथ मैनेजर ने वहाँ पर एड्रियन को भी डाल दिया था। तब वहाँ पर जे को देखते ही एलेक्स उसे गले से लगा लेती है, जो देखकर एड्रियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और ये गुस्सा इस बात का इशारा था कि वो जल्दी ही कोई बहुत ही बड़ा कांड करने वाला है। ठीक उसी वक्त पर मेन हॉल के अंदर बैठकर मैनेजर बाकी सर्वाइवर के साथ ये प्लान बना रहा था कि उन्हें एलेक्स और ईव के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मॉल से बाहर कोरे में फेंक देना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें सीधा मौत के घाट उतार देना चाहिए। तभी मॉल का दरवाजा खुलता है और टाउन का शहरी कॉर्नर अंदर दाखिल होता है। उसे देखने के बाद सभी लोग खुश भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कॉर्नर शायद वहाँ पर मदद लेके आया है। लेकिन कॉर्नर के चेहरे पर तो गहरा खौफ था, और उसने सबको बता दिया था कि उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। यहाँ तक कि वो खुद भी उस तटियाई हुई डुकरिया नेटली के साथ बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर पहुँच पाया था, जो सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। और तब मैनेजर कॉर्नर को बातें करने के लिए अपने पर्सनल ऑफिस में बुलाता है। वहाँ पर कॉर्नर उसे अब तक की सारी घटना बताता है कि कैसे वो चर्च से इस जगह पर पहुँचे। असल में जब से नेटली ने उस लड़के को कोहरे के अंदर एक खतरनाक म्यूटेंट बनकर मरते हुए देखा था, तब से उसका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाद जब वो लोग चर्च में थे तो नेटली ने ठान लिया था कि अब वो पुराने भगवान की पूजा नहीं करेगी, क्योंकि कयामत का दिन बिल्कुल करीब आ चुका है, और ऐसे समय पर अपने
अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें आज के भगवान को खुश करना पड़ेगा। उसी समय पर नेटली की नजर पास में मौजूद एक मकड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसे उसने उठाकर एक कांच के जार में बंद कर दिया था और उसका मानना था कि ये मकड़ी भी नए भगवान का भेजा हुआ एक इशारा है। तब नेटली की ये अजीब हरकतें देखकर सब लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे और अभी जैसा कि नेटली ने सभी लोगों के विश्वास का भांग भरोसा कर दिया था, तो गुस्से में चर्च का पादरी नेटली के हाथ से उस जार को छीन लेता है और उस मकड़ी को अपने पैर के नीचे मसलकर मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर नेटली डर के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे नया भगवान नाराज हो जाएगा। तब पादरी सबको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उसी समय नेटली को एक और मकड़ी मिल जाती है, जिसे पकड़कर नेटली एक बार फिर से खड़ी हो गई थी। ये देखकर कॉनर खुद नेटली के पास जाता है ताकि इस बार पादरी मकड़ी को दोबारा कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस बात का फायदा उठाकर नेटली सबके सामने अपने नए धर्म का प्रचार करने लगती है, जिस दौरान लोगों को भी उसकी बातें सही लग रही थी। फिर अभी जब पादरी देखता है कि चर्च के सारे लोग नेटली के चारों तरफ इकट्ठा हो रखे हैं, तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पियानो पर ईव मैरी नाम का एक धार्मिक गीत बजाने लगता है। मगर सभी लोग अभी उस गीत को छोड़कर नेटली की बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। नेटली का मानना था कि ये कोहरा प्रकृति की दी हुई एक पनिशमेंट है और इससे बचने का इकलौता रास्ता यही है कि उन्हें नेचर की हर एक बात माननी पड़ेगी। इस समय तक खुद कॉनर भी नेटली का भक्त बन चुका था, पर अभी पादरी का असिस्टेंट नेटली के इस पागलपन को बढ़ता हुआ देखकर समझ जाता है कि अगर जल्दी इस औरत को नहीं रोका गया तो ये सबको खतरे में डाल देगी। इसीलिए वो चालाकी से नेटली को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे लोगों को गुमराह करना बंद करना पड़ेगा। मगर नेटली अभी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और पास में पड़े एक चावल को उठाकर दरवाजे को खोलती है, जिसके साथ साथ उसने कमरे के अंदर मौजूद एक खिड़की के कांच को भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो कोहरा उस कमरे के अंदर आने लग जाता है। इस चीज को देखकर असिस्टेंट बहुत ज्यादा डर गया था, जिस मौके का फायदा उठाकर नेटली असिस्टेंट को धक्का देकर दरवाजे को बंद कर देती है और उसे उसी कमरे में मरने के लिए छोड़कर खुद बाकी सबके सामने ऐसा नाटक करती है जैसे कि उस असिस्टेंट ने उसे जान से मारने की कोशिश करी हो, लेकिन आखिरी मौके पर अपने आप ही वो कोहरा उसकी जान बचाने के लिए खिड़की तोड़कर अंदर आ गया हो। ये सुनकर सभी लोगों को इस बात पर भरोसा हो रहा था, लेकिन बस पादरी ही ऐसा था जिससे ये सब बातें पूरी तरह से बेतुकी लग रही थी। इसीलिए वो सभी के सामने नेटली को चैलेंज कर देता है कि अगर ऐसा है तो उसे नए भगवान को प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए नेटली मान गई थी। इसीलिए वो पादरी से कहती है कि हम दोनों ही बाहर कोहरे में जाएंगे और जिसका भगवान सच्चा होगा उसकी जान बच जाएगी। तब पादरी भी बिना एक पल सोचे इस खेल के लिए हाँ कर देता है, जिसके कुछ ही देर में वो लाल रंग का एक धार्मिक चोगा पहनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और उसे देखने के बाद तो नेटली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। फिर अभी वो दोनों सभी लोगों के सामने एक साथ चर्च के बाहर घने कोहरे में चलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते कोहरे की वजह से चर्च उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इस दौरान पादरी बिना रुके लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि तभी अचानक उसे उस सफेद अंधेरे के बीच से कुछ घोड़ों के पैरों की आवाज आने लगती है, जिसकी अगले ही पल पादरी के सामने मौत के 4 दूत आकर खड़े हो गए थे। तब उन दूतों में से एक योद्धा अपनी कमान को पीछे खींचता है और पादरी और नेटली की तरफ निशाना साधता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अभी नेटली और उसमें से किसकी जान जाने वाली है। इसके अगले ही सेकंड एक तेजी से आता हुआ तीर सीधे उस बूढ़े पादरी के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे मौके पर उसकी ही मौत हो गई थी और फिर वो मौत के दूत उसे घसीटते हुए घने कोहरे के अंदर लेकर चले गए थे। इस पूरे हादसे के दौरान उन दूतों ने नेटली को कुछ भी नहीं करा था। इसी वजह से नेटली का अपनी बातों पर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है और वो तुरंत ही चर्च में वापस चली आती है। तब नेटली को जिंदा देखकर बाकी सब भी नेटली को भगवान का दर्जा देने लग गए थे और अब उसकी बातें काटने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी। तब नेटली सबके सामने इस कोहरे को खत्म करने का एक तरीका भी बताती है, जो तरीका ये था कि उन्हें उन लोगों की बलि देनी होगी जिन्होंने नेचर को गंदा करा है, और अभी तक इस कोहरे की वजह से जो लोग भी मरे हैं वो सभी के सभी पापी थे। ये सुनने के बाद भी कॉनर और बाकी लोगों को इस बात पर भरोसा तो हो गया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग इस चीज को कैसे करेंगे। इस पर नेटली थोड़ी देर बाद कॉनर के पास जाती है, जिसने पहले नेटली को जे के बारे में बताया था कि उसके ऊपर एलेक्स के साथ गलत करने का आरोप है। इसी वजह से नेटली उसको कहती है कि कॉनर को उसके साथ मॉल के अंदर चलना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जाकर वो जे को खत्म कर पाए, और जे को खत्म करने के थोड़ी देर बाद ही ये कोहरा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बात सुनते ही कॉनर के होश उड़ जाते हैं और शुरुआत में तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन नेटली कुछ ही सेकंड में कॉनर का बुरी तरह से माइंड वॉश कर देती है, जिसकी वजह से कॉनर अब अपने ही बेटे को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ही नेटली ने बाकी सारे लोगों को भी उसके साथ मॉल में चलने के लिए कहा था ताकि वो जे को खत्म करने के साथ साथ बाकी लोगों को भी अपने इस धर्म में शामिल कर सके। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ उस कोहरे से होते हुए मॉल तक कैसे पहुँचेंगे, सबके दिमाग में इस समय पर यही सवाल चल रहा था। इस पर कॉनर सबको बताता है कि वो वहाँ तक पहुँचने के लिए अंडरग्राउंड बने सीवर लाइन का सहारा ले सकते हैं। दरअसल जैसा कि कॉनर एक शेरिफ था तो उसे जमीन के अंडरग्राउंड सीवर के बारे में पूरी जानकारी थी और वो जानता था कि उस जगह पर बनी हुई टनल्स गांव के हर एक रास्ते पर उन्हें सेफली पहुंचा सकती हैं।
ये सुनकर नेटली सभी लोगों को सामान पैक करने के लिए कहती है, लेकिन नेटली के 2 पक्के भक्तों के अलावा बाकी सारे लोग ऐसे थे जो मॉल में नहीं जाना चाहते थे। इसी वजह से नेटली उन्हें चर्च में रहने की परमिशन दे देती है, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दरअसल नेटली ने कॉनर और अपने उन 2 पक्के भक्तों के साथ चर्च के बाहर आकर चर्च के डोर्स को लॉक कर दिया था, जिसके बाद वो पेट्रोल का इस्तेमाल करके वहाँ पर आग लगवा देती है, जिससे चर्च के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से जलकर मरने लग गए थे। जबकि नेटली इस बात पर ज्यादा ध्यान न देके कॉनर और अपने उन 2 भक्तों के साथ सीवर लाइन के अंदर घुस गई थी। ये रास्ता कोहरे से बचने का एक शॉर्टकट था, लेकिन जैसे ही वो लोग मॉल के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हैं तभी उन भक्तों में मौजूद आदमी सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और उसकी कमर टूट जाती है। तब वो दूसरी भक्त जो असल में उस आदमी की पत्नी थी, वो रोती हुई कॉनर से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन नेटली का साफ कहना था कि इस आदमी को यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो, नहीं तो उनका दुनिया को बचाने का सपना धीमा हो जाएगा। इस बात को सुनते ही औरत गुस्से में जाकर नेटली के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि नेटली अंदर से बहुत बेरहम है और इसी वजह से वो औरत फैसला करती है कि वो अपने पति की मदद खुद ही करेगी। मगर उसी पल पर नेटली का एक इशारा पाते ही कॉनर एक तेजधार चाकू को निकालकर सीधा उस औरत को स्टैब करके जान से मार देता है, जिससे वो पति पत्नी गंदे नाले में ही पड़े रह जाते हैं और कॉनर की आंखों के सामने हजारों चूहे आकर उनकी लाश को नोच नोच कर खाने लगते हैं। इससे कॉनर का नेटली के ऊपर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया था कि नेटली की बात न मानने की वजह से उन लोगों के साथ कितनी खौफनाक चीज हुई। फिर उसके बाद ही वो दोनों मॉल में पहुंच गए थे, लेकिन जहाँ एक बेटा अपने बाप को मारने के लिए मॉल में आया था, वहीं मॉल से दूर एक घर में एक बाप अपनी बीवी और बेटी को बचाने की कोशिश में खुद मरने की हालत में पहुंच चुका था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद केविन था, जिसे पिछले पार्ट में एड्रियन ने गोली मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत से वो गोली बस केविन को छू कर निकली होती है और अब तक जहाँ पर केविन पड़ा हुआ था उस कमरे में पूरी तरह से कोहरा भर चुका होता है। तब केविन को होश आने पर वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो जैसे तैसे बाहर पहुँच चुका था और वहाँ पर उसे देखकर टायलर भी आ जाता है, जो असल में एड्रियन और बाकी लोगों के साथ मॉल में नहीं गया होता। दरअसल जैसा कि उसे सबसे पहले केविन ने ढूंढा था, तो टायलर को उसके अलावा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं होता और उसे लग रहा था कि शायद वो लोग उससे मॉल में मौजूद लोगों के गुस्से से नहीं बचा पाएंगे। अब फिलहाल के लिए वो दोनों तेजी से कोहरे के बीच आगे बढ़ते हैं और पास के ही एक खाली घर में पनाह लेते हैं, जहाँ जाने के अगले सेकंड ही केविन कमजोरी की वजह से एक बार फिर से बेहोश हो चुका था। मगर थोड़ी देर बाद जब उसे फिर से होश आता है तो टायलर उसे बताता है कि एड्रियन बाकी सारे ग्रुप को लेकर मॉल की तरफ निकल चुका है। ये सुनते ही केविन को समझ आ चुका था कि एड्रियन अब तक उसके परिवार के पास पहुंच चुका होगा और अब केविन को एड्रियन जैसे हैवान से अपने परिवार को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी मॉल में पहुंचना पड़ेगा। अब वैसे अभी वो लोग मॉल से ज्यादा दूर नहीं होते, लेकिन आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, इसीलिए केविन के पास जल्दी मॉल तक पहुंचने के लिए बस यही रास्ता था कि वो थोड़ा थोड़ा दूर भागते हुए अगले अगले घर में बना ले और इसी तरह जैसे तैसे करके मॉल तक पहुंच जाए। तब टायलर को भी ये रास्ता सही लगता है और वो इसी तरह मॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान किस्मत से मोहल्ले के ज्यादातर घर खाली थे, इसीलिए वो एक घर से थोड़ा सा राशन पैक करके मॉल की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ी देर और भागने के बाद वो फिर से अपनी जान बचाने के लिए दूसरे घर में पहुंच जाते हैं। मगर उस घर के अंदर जाकर वहां का नजारा देखने के बाद तो उन लोगों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस घर में चारों तरफ काफी सारे मिलिट्री के लोगों की लाशें पड़ी होती है कि तभी अचानक घर के कोने में से एक हथियारबंद आदमी बाहर निकलता है और उन दोनों के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। इस पर केविन उसे शांत तरीके से समझाता है कि वो दुश्मन नहीं है और वो बस यहाँ पर से गुजर रहे थे, लेकिन वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, जो बताता है कि ये सारे फौजी मरने से पहले इस जगह के हर एक घर को जला रहे थे, लेकिन कोहरे की चपेट में आने के बाद उन लोगों की मौत हो गई। इन्हीं बातों के बीच में केविन की नजर अचानक से जमीन पर पड़ी एक हैंडगन के ऊपर पड़ती है और जैसा कि केविन को समझ में आ चुका था कि ये आदमी उससे बहुत ही बड़ा राज छुपा रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही बंदूक को उठाकर उस आदमी के ऊपर तान देता है। तो दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जो देखकर केविन एक जगह पर छुप गया था और तभी टायलर ने चुपके से उस आदमी के पीछे जाकर उस पर हमला करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। अब वैसे ये बात तो सच्चाई थी कि मिलिट्री वहाँ पर सभी लोगों के घर को जलाने के लिए आई थी, लेकिन ये सारे मिलिट्री के लोग कोहरे की चपेट में आकर नहीं, बल्कि उस आदमी के बहुत ही ज्यादा गुस्से और कमाल के निशाने की वजह से मारे गए थे। अभी केविन और टायलर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर सभी फौजियों की तलाशी लेने लग जाते हैं, जिस दौरान उन्हें एक सोल्जर के पास से मिलिट्री व्हीकल की चाबी मिलती है और ये देखकर टायलर तुरंत ही दौड़कर बाहर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पहुंच जाता है। इसी बीच जमीन पर बेहोश पड़ा वो आदमी भी होश में आ चुका था, जिसने अपने पास मौजूद एक ग्रेनेड की पेन को निकालकर अपने साथ साथ केविन को भी जान से मारने के बारे में सोच लिया था, लेकिन एकदम सही समय पर केविन उस ग्रेनेड को देखकर पीछे कूदता है और वहाँ पर पड़े लाशों के ढेर को ढाल बना लेता है। इसके अगले ही पल ग्रेनेड की वजह से घर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, जो धमाका इतना ज्यादा भयंकर था कि घर का दरवाजा टूटने की वजह से कोहरा अंदर आने लग जाता है। उस वक्त कोहरे की असर की वजह से केविन को एक बार वापस से हेलुसिनेशन होने लग गए थे, जिस दौरान उसे कोहरे में अपना मरा हुआ भाई और अपना ही एक दूसरा रूप दिखाई देता है, लेकिन केविन जानता था कि ये सब सच नहीं है, इसीलिए वो अपने
दिमाग को शांत करता है और जैसे तैसे बाहर जाके सीधा गाड़ी में बैठ जाता है। इसके तुरंत बाद ही केविन और टेलर सीधा मॉल की तरफ जाने लग गए थे, जो आधे घंटे से भी कम वक्त के अंदर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जहां पर जाने के बाद जैसा कि अभी केविन को अंदाजा नहीं था कि अंदर का माहौल कैसा होगा, इसीलिए वो फिलहाल टेलर को बाहर रुककर ही उसे कवर देने के लिए कहता है। तब टेलर इस पर मान गया था। जिस दौरान वो मेन हॉल की तरफ जा ही रहा था, तब एक कॉरिडोर की तरफ कदमों की आवाज सुनकर केविन आगे की तरफ झपट्टा मारता है। जिस दौरान उसके सामने उसकी ही साथी मिया पहुँच जाती है, जो केविन को जिंदा देखने के बाद तो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। तब केविन उसे बताता है कि वो असल में मरा नहीं था। जो बात जानने के बाद मिया इस बात को समझ जाती है कि एड्रियन ने उसे और ब्रायन को भी बेवकूफ बनाया है। दरअसल कई घंटे से वो दोनों वेयर हाउस के बाहर उसका वेट कर रहे थे, लेकिन काफी देर बाद भी वो मॉल से बाहर नहीं आया होता। और जैसा कि बिना उसके वो लोग अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए ब्रायन और मिया अलग अलग होकर एड्रियन को ढूंढने में लग गए थे। पर अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि काफी समय से ब्रायन खुद भी गायब था, जिस बारे में पता चलने पर केविन खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फिलहाल के लिए मिया को गाड़ी के अंदर जाने के लिए बोलकर खुद सुपरमार्केट के अंदर पहुंच जाता है। इस बार सुपरमार्केट के अंदर जाते ही केविन को सीधा एड्रियन दिखाई दे गया था, जिसे देखते ही केविन बिना कुछ सोचे उस पर टूट पड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। तब एड्रियन गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ईव और एलेक्स कहाँ पर है। जो बात सुनते ही केविन के हाथ रुक गए थे। तब एड्रियन बताता है कि थोड़ी देर पहले एड्रियन को ईव और एलेक्स के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ पर एलेक्स और जे को एक दूसरे के करीब आता हुआ देखकर एड्रियन गुस्से में पागल हो रहा था और इसीलिए उसने लोहे के एक बैरल को उठाकर उसे पूरी ताकत से सीधा जे के सर पर मार दिया था। हालांकि जे इससे बस बुरी तरह से घायल होता है और जब एलेक्स एड्रियन से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा, तो एड्रियन एलेक्स के सामने मासूम बनने का दिखावा करते हुए उससे फिर से वही झूठ बोलता है कि जे ने एलेक्स की इज्जत के ऊपर हाथ डाला था और अब वो उसे एलेक्स के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हुए भी नहीं देख सकता। इस पर एलेक्स एड्रियन को शांत करवाते हुए बताने की कोशिश करती है कि जे ने शायद उसके साथ सच में ऐसा कुछ भी नहीं करा है, लेकिन उसी समय पर स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और अंदर जे का बाप यानी कि कॉनर आकर जे को अपने साथ ले जाने लगता है। कॉनर ने मैनेजर से उसके ऑफिस में यही बात करी थी कि वो बस अपने बेटे को स्टोर रूम से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कॉनर का मकसद अपने बेटे की जान को बचाना नहीं, बल्कि बिना किसी की नजरों में आए उसे जान से मारने का था। खैर अभी कॉनर जे को बाहर निकालकर कांच वाले दरवाजे के पास ले जाता है, जहाँ पर पहले से नेटली भी मौजूद थी। और जैसे ही नेटली जे के सामने बाहर का दरवाजा खोलती है, तो जे को एहसास हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कॉनर यानी कि उसी का बाप पूरी ताकत से उसे कोहरे में धकेल कर दरवाजे को बंद कर देता है, जो देखकर जे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके खुद के बाप ने उसके साथ ऐसा धोखा क्यों किया। इसके तुरंत बाद ही मैनेजर के लोग एलेक्स और ईव को भी स्टोर रूम से निकालकर अपने साथ लेकर चले गए थे। जिस दौरान एड्रियन फ्री होकर उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर उसे केविन ने दबोचा था। तब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद केविन समझ जाता है कि एलेक्स और ईव की जान बहुत बड़े खतरे में है। इसी वजह से वो एड्रियन को पकड़कर सीधा मेन हॉल की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन अभी एड्रियन जैसे तैसे उससे छूटकर भागने में कामयाब हो गया था और केविन के पास इतना समय नहीं था कि वो एड्रियन को पकड़ने में उसे बर्बाद करे और एलेक्स और ईव को मरने के लिए छोड़ दे। इसीलिए वो उसके पीछे न जाकर और तेजी से मॉल के मेन हॉल की तरफ जाने लग जाता है। जिस बीच मैनेजर और उसके साथी ईव और एलेक्स को पूरी तरह से घेर कर खड़े थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एलेक्स और ईव को कोहरे में फेंक देंगे। तब एक भली औरत उन दोनों के बचाव में आगे आती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बिना एक पल भी सोचे सीधा उसके मत्थे में गोली मारकर उससे मौत के घाट उतार देता है, जो देखने के बाद तो एलेक्स और ईव के होश उड़ चुके थे। हालांकि बाकी सारे लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक सबके अंदर से इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी और वो लोग किसी न किसी के ऊपर अपना सारा का सारा गुस्सा उतार देना चाहते थे। एलेक्स और ईव भी इस बात को समझ रहे होते हैं, जिसके बाद जब मैनेजर उन्हें बाहर भेजने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त हॉल में नेटली और साथी कॉनर पहुंच जाते हैं और तब भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा खौफनाक राज उगलती है, जिसे सुनने के बाद तो सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। ईव इस समय पर सीधा कॉनर से मदद मांगने लग गई थी, जिस दौरान वो बताती है कि जब उसकी केविन से शादी नहीं हुई थी तो केविन से मिलने से पहले ही वो कॉनर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद एलेक्स है। इसका मतलब कि एलेक्स का असली बाप कोई और नहीं बल्कि खुद कॉनर था और यही रीजन भी था कि ईव हमेशा से एलेक्स को जे के करीब जाने से रोकती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों आपस में भाई बहन हैं। कॉनर इस बात को सुनकर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची हो। वो बस लाचार होकर देखता रहता है कि भीड़ एलेक्स और ईव को धकेलते हुए मॉल के एग्जिट डोर की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन उसी मौके पर वहाँ पर केविन पहुँच जाता है, जो जैसे ही भीड़ को ऐसा करते हुए देखता है तो वो सीधा आगे चल रहे सिक्योरिटी गार्ड को लपक कर उसके मुँह पर
पर जोरदार मुक्कों की बरसात करना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ के लोग केविन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और हॉल में एक भयंकर अफरा तफरी मच जाती है। तभी अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजती है, जो मैनेजर ने सबको शांत करने के लिए चलाई थी। और अभी वो केविन को देखकर उसे ताना मारते हुए कहने लग गया था कि तुम इस लड़की के लिए अपनी जान क्यों गवा रहे हो, क्योंकि ये लड़की तो तुम्हारी बेटी है भी नहीं। ये सुनकर केविन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। असल में केविन इस सच्चाई के बारे में बहुत ही पहले से जानता था, क्योंकि एलेक्स वक्त से पहले ही पैदा हो गई थी। पर जैसा कि उसने उसे बचपन से अपनी बेटी मानकर पाला था, तो उसके हिसाब से अभी भी वही उसकी बेटी थी। इतना बोलकर केविन पीठ घुमाकर एलेक्स और ईव का हाथ पकड़ते हुए फैसला करता है कि वो लोग इस टाउन से हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे, जहाँ पर ये डरावना कोहरा भी नहीं होगा और वहाँ पर वो लोग सुरक्षित रहेंगे। इसके तुरंत बाद ही वो तीनों वहाँ पर से मॉल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन मॉल के बाहर आके कोहरे में थोड़ा दूर चलते ही एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी थी और बाहर का वो घना कोहरा धीरे धीरे करके उसके शरीर को अपने लपेटे में ले रहा था। तब केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे एलेक्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कि उसी आखिरी मोड़ पर मौत के घने कोहरे के बीच में से एक परछाई एलेक्स को धक्का देती है, जिससे एलेक्स उस कोहरे के बीच में से छूट जाती है और उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जे था, जो अभी तक जिंदा था और वो एलेक्स से सच्चा प्यार करता था। फिर अभी एलेक्स के होश में आते ही केविन उन लोगों को लेकर गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन तभी वो कोहरा जे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके अगले ही पल उस कोहरे ने जे को पूरी तरह से अपने लपेटे में ले लिया था। इस दौरान जे की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और केविन समझ चुका था कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। इसीलिए वो फिलहाल के लिए एलेक्स और ईव को लेकर तुरंत ही अपनी गाड़ी के पास पहुँचता है, जिसमें बैठने के बाद एलेक्स पागलों की तरह रोने लग गई थी और इस समय पर ईव को एड्रियन की भी चिंता हो रही थी। मगर केविन एड्रियन को गाली देते हुए उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है और सबको केविन की खौफनाक सच्चाई के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद तो सब लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे। इस समय पर उन लोगों को ब्रायन की टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं आया होता और जैसा कि अब केविन और उसके साथी उसे ढूंढने के लिए अंदर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो उसे पीछे छोड़कर शहर से बाहर जाने का फैसला करते हैं। अब इसी वक्त उस मॉल के अंदर नेटली एक बार फिर से भीड़ को भड़काते हुए उस नए भगवान का भिंडी रोना करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी जब कॉनर देखता है कि उसकी बेटी जे के मरने के बाद भी कोहरा वैसा का वैसा ही है, तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता है और उसका नेटली के अंधविश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। ठीक इसी समय पर केविन और उसके साथी भी अपनी गाड़ी से मॉल के सामने से निकल रहे थे और केविन असल में जानबूझकर सबको उस रास्ते से लाया था, क्योंकि उसे मॉल में मौजूद लोगों से अपने परिवार को दिए गए दुख का बदला लेना था। इसीलिए वो अपनी गाड़ी से जानबूझकर मॉल के कांच के मेन गेट को तोड़ देता है, जिससे वो कोहरा मॉल के अंदर जाने लग गया था और अब जल्दी ही सबकी मौत होने वाली थी। इसी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन केविन और उसके साथियों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बड़े आराम से शहर के बाहर की तरफ खुद को बचाने के लिए जाने लगते हैं। इसके थोड़ी ही देर में मॉल के ज्यादातर लोग मारे गए थे। इवन नेटली को भी अब डर लग रहा था, इसीलिए वो भी पागलों की तरफ भागती हुई उसी घने कोहरे के बीच में पहुंच जाती है, जहां उसे अपना मरा हुआ पति एक छोटे बच्चे को हाथ में लिए खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद नेटली ने उस बच्चे को हाथ में ले लिया था। मगर वो बच्चा एक शैतानी बच्चा था, जो उसका खून चूसकर उसको जान से मार देता है। और वैसे अभी तक मॉल के पीछे एक ऐसा हिस्सा था जहाँ तक कोहरा नहीं पहुँचा होता और वहीं पर फिलहाल के लिए ब्रायन मौजूद था, जैसे वो सोल्जर अपने साथ लेकर आ गया होता है, जिसके 3 साथी मॉल में मारे गए थे। वो ब्रायन को जानबूझकर यहाँ पर लेकर आया था, जिसके बाद ब्रायन इस जगह पर से निकल नहीं पाया होता और अभी ब्रायन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो सोल्जर उसे यहाँ पर लेकर क्यों आया है। इस पर सबसे पहले तो वो सोल्जर उसको सैल्यूट करता है और बताता है कि ब्रायन उनकी पूरी टीम का सबसे सीनियर कमांडर था, लेकिन याददाश्त चली जाने की वजह से ब्रायन को भी कुछ भी याद नहीं होता। तब जाकर सोल्जर ब्रायन को वो खौफनाक सच बताता है कि कैसे एक और गाँव में फैला, इसकी शुरुआत कहाँ पर से हुई और पूरे गाँव के अंदर इतने सारे सोल्जर आखिरकार कर क्या रहे हैं। दरअसल आज से 150 साल पहले मिलिट्री एक ऐसे वेपन के ऊपर काम कर रही थी जिससे पूरे के पूरे शहरों को खत्म करा जा सके, और ऐसा होने के बाद भी ये सब किसी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा कुछ भी न लगे। उस समय पर जब उन्होंने वेपन बनाकर टेस्ट करा था तो उसी दौरान 6 लोग बहुत ही बेरहमी से मारे गए थे। असल में उनका वेपन पूरे इलाके को घने कोहरे से ढक देता था और कोहरे में मौजूद केमिकल लोगों को वो चीजें दिखाते थे जिससे या तो इंसान सबसे ज्यादा डरता है या फिर सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसके बाद वही चीज उसकी मौत का कारण भी बनती थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि मरने वाले इंसान के डर को बाकी लोग भी देख सकते थे, इसीलिए वो तितली के टैटू वाला लड़का तितली की वजह से नेटली के सामने मारा गया था, जिसे नेटली भी देख पाई थी। जिसके अलावा केविन के सामने भी बार बार अपने अपने विजन्स आ रहे थे, क्योंकि इस समय पर उसका सबसे बड़ा डर वो खुद था और उसे लग रहा था कि अगर वो अपने परिवार के पास सही समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसके परिवार की जान नहीं बच पाएगी। पर जैसा कि बाद में उसके भाई की मौत उसके सामने हुई थी तो उसके सामने उसके भाई के विजन्स भी आने लग गए थे। जिसके अलावा अगर बात करी जाए पादरी की, तो पादरी को भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था और उसका मानना था कि मरने के बाद मौत के दूत
उन्हें लेने के लिए आते हैं तो उसकी मौत भी उन्हीं मौत के दूतों की वजह से हुई थी। इन सब के अलावा सिर्फ वही लोग मारे गए थे जिन्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा था, जबकि जिनका माइंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था उनके ऊपर कोरे का ज्यादा असर नहीं पड़ रहा होता। उन्हीं लोगों में से केविन भी एक था जिसका सामना बहुत बार मौत से होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसी तरह जब एलेक्स को भी पहली बार इतना ज्यादा डर नहीं था तो सबके सामने उस बच्ची को बेरहमी से मारने वाले साई ने एलेक्स को भी कुछ नहीं करा। इसी चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद नेटली थी, जिससे शुरू में कुछ भी नहीं हुआ था, पर जब वो अपने आसपास मरते हुए लोगों को देखकर पैनिक करने लग गई तो उसे भी उस कोरे ने उसके पति के रूप में आकर जान से मार दिया। इस वेपन के इसी भयानक रूप की वजह से 150 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी के जनरल ने इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू करवाया, जिस वजह से ही इस टाउन के अंदर एक बार वापस से कोहरा फैल गया। ये प्रोजेक्ट ही वो रीजन था जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर इस गाँव में काफी समय से आ रहे थे, और जो लोग कोहरे के अंदर से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सोल्जर्स उन्हें जान से मार रहे थे। ये सब सुनने के बाद तो ब्रायन का दिमाग बुरी तरह से हिल जाता है, और जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि इसी मिशन को अच्छे से पूरा करने के लिए ब्रायन भी उस गांव की तरफ ही जा रहा था, मगर रास्ते में उसके फिसल कर गिरने के कारण उसका सर पत्थर से टकरा गया और उसकी याददाश्त चली गई। मगर अभी जैसा कि ब्रायन को सब कुछ याद आ जाता है तो वो तुरंत ही उस सोल्जर के साथ अपने बेस की तरफ जाने लगता है, मगर जाहिर सी बात थी कि बाहर कोहरा फैलने की वजह से वो यहाँ पर से किसी भी हालत में नहीं निकल सकता और उसे अपने साथी सोल्जर के साथ यहीं पर मरना पड़ेगा। उधर दूसरे कोने पर केविन फिलहाल के लिए गाड़ी को हाईवे की तरफ पूरी स्पीड से भगा रहा था और उसे उम्मीद थी कि वो बाहर पहुंचकर अपने परिवार को बचा ही लेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि असली अंधेरा तो अभी शुरू होने वाला है। ये कहानी है अंधेरे की एक ऐसी दीवार की जिसने कई सौ साल पहले एक बहुत ही बड़े एरिया को घेर कर वहाँ पर रहने वाले लोगों को इंसानों को खाने वाला खौफनाक मॉन्स्टर बना दिया, और उसके बाद पीछे बस एक भविष्यवाणी छूट गई कि एक दिन सूरज की ताकत को कंट्रोल करने वाली एक जादूगरनी आकर इस अंधेरे की दीवार को पूरी तरह से खत्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की एलिना को खुद भी पता नहीं होता कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी है, लेकिन एक दिन अनजाने में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त महल की जान को मुसीबत में देखकर गलती से अपनी शक्तियों को जागरूक कर लेती है। इससे सभी लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, लेकिन अभी भी उसे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और अब क्या एलिना सच में इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उस भविष्यवाणी को सच साबित कर पाएगी? जानने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर अभी क्लिक करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये कहानी मिस कर दी तो एक ऐसी चीज मिस कर दोगे जिसका पछतावा आप लोगों को पूरी जिंदगी रहेगा। इस कहानी के बारे में पहले से जानने वाले लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आगे नई कहानी के साथ। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।